हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में विस्तार पूर्वक और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इस टॉपिक को पढ़ने में मज़ा आएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी तक हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम एंड ह्यूमन ब्रेन और प्लांट कोऑर्डिनेशन और हम लोगों ने ह्यूमन कोऑर्डिनेशन के बारे में अब तक वीडियो में देखा। जिस किसी ने भी ये सारी मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया करके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो एंडोक्राइन होता क्या है? एंडोक्राइन होता क्या है तो उसके बारे में है कि शरीर के अंदर ऐसी संरचना जो कई रस को स्रावित करती है अर्थात जो कई रस को निकालती है, वही हमारा क्या कहलाती है? ग्लैंड या ग्रंथि कहलाती है। तो ग्रंथि का काम क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जो ग्रंथि होती है वो हमारे बॉडी में हर मूवमेंट को कंट्रोल करती है या वही सुचारू रूप से चलाती है, या हम कह सकते हैं कि वह हमें कोऑर्डिनेट भी करती है। जैसे हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ना, हृदय गति का कम होना, यहाँ हमें किसी भी प्रकार का बदलाव होना, वो हमारा किससे होता है? हार्मोन से होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वह हमारी 2 टाइप की होती है। वो कौन कौन होती है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहली जो है हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, या इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है दोस्तों? ये वाहिनी युक्त ग्रंथियां हैं जो एंजाइम का स्रावन करती हैं। वाहिनी युक्त कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें नालिकाएं होगी और ये किसका स्राव करती है अर्थात किस चीज़ को निकालती है? तो वो हमारा एंजाइम को निकालती है। जो एंजाइम को अपनी नालिकाओं के द्वारा निकालती है वही हमारा क्या कहलाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, या इसे हम लोग बाह्यस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है लीवर, अमाशय या फिर हमारी श्वेत ग्रंथियां, ये सारी क्या है? ये हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। ये क्या करती हैं? ये जो अपने एंजाइम का स्राव करती है वो नलिकाओं के माध्यम से करती है, जैसा कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। नेक्स्ट है दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड, इसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। ये क्या होती है? पहली बात, इसमें कोई नलिकाएं नहीं होती। ये वाहिनी विहीन अर्थात डक्टलेस ग्रंथि हैं जो हार्मोन का स्रावन करती है। यही इन दोनों में फर्क है दोस्तों। जो हमारा एंडोक्राइन होता है वो हार्मोन का स्रावन करता है अर्थात हार्मोन को निकालता है। जो एक्सोक्राइन होता है वह हमारा एंजाइम को निकालता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि जो हार्मोन शब्द का व्यवहार उत्तेजक पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम बार 1950 ईस्वी में स्टारलिंग ने किया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए दोस्तों कि हार्मोन शब्द का व्यवहार उत्तेजक पदार्थ के रूप में किसने पहले किया था, तो वो हमारे कौन थे? स्टारलिंग थे। फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, फादर ऑफ जो एंडोक्रोनोलॉजी है वो हमारे थॉमसन एडिसन को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में आता है। हम लोग अब पहले ये जानते हैं, उसके बाद हम लोग हर ग्लैंड्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले ये जान लें कि कौन से ग्लैंड हमारे बॉडी में कहाँ स्थित होती है। तो आइए चलते हैं हम लोग फिगर की ओर और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। जैसा कि आप लोग ये फिगर में देख रहे होंगे, ये हमारे एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है। तो कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है उसके बारे में ये देखिए। तो सर्वप्रथम हमारी बात आती है पिट्यूटरी ग्रंथि की। तो ये जो होती है ना दोस्तों, ये देखिए पिट्यूटरी जो है आपको जैसा दिख रहा होगा, एक बिंदु जैसी रचना अर्थात एक मटर जैसी रचना, वो हमारे क्या होती है ना, कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में रहती है। वही हमारा क्या होता है? पिट्यूटरी होता है। इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, इसलिए इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी या मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि देखिए दोस्तों कहाँ होती है? तो ये श्वास नली है जो है ना, जो हमारा जैसा कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े थे, श्वास नली या इसी को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ये ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के ठीक नीचे स्थित हो। लैरिंक्स यानी हमारा जो स्वर यंत्र होता है,
ये हमारे ट्रैकिया के दोनों ओर है और लाइरिंग्स के ठीक नीचे है, वही हमारा कौन सा ग्रंथि कहलाता है, थायराइड ग्रंथि कहलाता है। अब पाराथायराइड को देखिए, ये ठीक जस्ट थायराइड ग्रंथि के नीचे है, ये ऊपर वाला थायराइड हो जाता है, इसके नीचे जो है हमारा पाराथायराइड हो जाता है। अब आता है हमारा दोस्तों अग्नाशय। तो अग्नाशय कहाँ होता है दोस्तों, तो देखिएगा जैसा कि ये अमाशय है, अमाशय और डिओडियम, यहाँ पे डिओडियम होता है, डिओडियम के बीच में हमारा कौन सा ग्रंथि है, अग्नाशय। और अग्नाशय के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अग्नाशय होती है वह हमारी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अतः एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्रंथियां दोनों तरह की होती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, दोनों प्रकार की जो हमारी ग्रंथियां होती हैं वह अग्नाशय होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा है एड्रीनल। एड्रीनल जो होती है वह हमारे किडनी के ठीक ऊपर, देखिए ठीक ऊपर एड्रीनल है, ये हमारी जो किडनी है उसी के ऊपर रहती है। फिर ये देख लीजिए, ये महिलाओं में जो एक हार्मोन होता है उसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं, और पुरुषों में जो हमारे अंडकोश में जो हार्मोन होते हैं उसे हम लोग वृषण बोलते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से पिट्यूटरी ग्लैंड से अध्ययन अच्छे से करते हैं और देखते हैं कि किसकी कौन कौन सी कार्य हैं और उनके क्या क्या हमारे बॉडी में परिवर्तन लाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की ओर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है, तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि मस्तिष्क के स्फेनॉइड नामक हड्डी के सेल टर्सिका नामक गड्ढे में उपस्थित होता है। और ये जो होता है दोस्तों, ये मटर के आकार का होता है, इसका जो वेट होता है 0.6 से लेकर 1 ग्राम तक होता है। पीयूष ग्रंथि से कई इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा दोस्तों। ऐसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं तो वो देख लीजिए। सर्वप्रथम है हमारा एसटीएच हार्मोन अर्थात सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो इसके क्या क्या रहे दोस्त, वो हम लोग देखते हैं। यह शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है, हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है वह हमारी एसटीएच के कारण होती है। इसकी कमी से बौनापन अर्थात डॉर्फिज्म एवं अधिकता से भीम कायत अर्थात जीनेटिज्म अथवा एक्रोमेगेली नामक बीमारी होती है। पूछेगा आप लोग से एसटीएच की कमी से कौन सी रोग होती है, तो वो हमारा आता है बौनापन, और एसटीएच की अधिकता से तो वो हमारा आ जाता है भीमकायत, और इस रोग को हम लोग एक्रोमेगेली नामक बीमारी बोलते हैं। सेकंड है हमारा दोस्तों टीएसएच, इसे हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्लैंड को हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ देर बाद देखेंगे विस्तार से। अभी सिर्फ इतना जानिए कि जो हमारा टीएसएच होता है वह थायराइड ग्लैंड को हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है। अब आता है हमारा दोस्तों एसीटीएच, ये क्या होता है, एड्रीनोकॉर्टिक ट्रॉपिक हार्मोन। यह एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्राव को कंट्रोल करता है। तो कॉर्टेक्स क्या होता है दोस्तों, कॉर्टेक्स हमारा किडनी का एक भाग होता है। किडनी हमारे दो भागों में बटी है, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। जिन लोगों ने किडनी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नहीं देखी है, पहले वो लोग जाकर किडनी की वीडियो देख लें, या मैं इसका लिंक लास्ट में दे दूंगा। अब आता है हमारा दोस्तों जीटीएच, इसे हम लोग गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो यह जनन अंगों के कार्यों को कंट्रोल करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो एक हमारा होता है एफएसएच अर्थात इसे हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह पुरुष में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु का निर्माण करता है। दोस्तों जो हमारा एफएसएच होता है पुरुषों में स्पर्म का निर्माण करता है तथा मादा में अंडाणु का निर्माण करता है। एक है हमारा दोस्तों एलएच हार्मोन। तो एलएच हार्मोन का क्या होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यह क्या करता है, यह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन एवं मादा में एस्ट्रोजन के स्राव में सहायक होता है। अब एस्ट्रोजन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना जानिए कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किन किन हार्मोनों को निकालने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों एक हमारा होता है एलटीएच हार्मोन। ये सारी जो हार्मोन निकल रही है दोस्तों, वह उसका कंट्रोलर पीयूष ग्रंथि है, अर्थात पीयूष ग्रंथि से ही निकल रही है। तो एलटीएच क्या करता है, इसे हम लोग बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह मादा में शिशुओं के लिए दूध का निर्माण करता है। जो हमारे शिशु होते हैं हमारे माता बहनों में, ये दूध का निर्माण करते हैं। एक हमारा होता है दोस्त एडीएच, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। शरीर में इससे रक्त दाब बढ़ जाता है।
जल संतुलन को यह नियंत्रित करता है। इसका नाम क्या है दोस्तों? एंटी डायरेटिक हार्मोन। यह जल संतुलन और शरीर में रक्तदाब बढ़ जाता है और जल संतुलन को नियंत्रित करता है। जैसा कि हम बोले दोस्तों, थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब एक एक ग्लैंड को अच्छे से बारी बारी से आराम से हम लोग पढ़ते हैं। तो थायराइड क्या होता है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि होती है जो क्या होते हैं, तो ये देखिए कहाँ पे स्थित होती है उसके बारे में सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह गले में ट्रैकिया श्वास नली के अगले सिरे पर दाएं तथा बाएं लैरिंग्स के ठीक नीचे पाया जाता है, जैसा कि हम लोग ने आगे चर्चा किए थे। इससे एकमात्र हार्मोन थायरोक्सिन, याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा थायराइड ग्रंथि होता है इससे हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवण होता है, जिसमें आयोडीन की अधिकता पाई जाती है। और जिसमें थायरोक्सिन की कमी होती है दोस्तों, वो देखिएगा हम लोग आयोडीन युक्त नमक का सेवन तो वैसे करते ही हैं, ये इसी के कारण होती है। अब इसके कार्य क्या क्या हैं दोस्त, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो थायरोक्सिन के कार्य क्या हैं? यह शरीर के समान कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम तथा फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित एवं नियमित करता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम तथा फास्फोरस जो होते हैं वह उसको नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्या होता है दोस्तों? तो हमारे शरीर में जितने भी केमिकल क्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, जिससे हमारा बॉडी ग्रोथ कर सकता है, वातावरण में अच्छे से रख सकता है, अपने बॉडी को वृद्धि कर सकता है, वही हमारा मेटाबॉलिज्म, या हिंदी में इसको हम लोग उपापचयी क्रिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कि यह शरीर के समान वृद्धि स्पेशली बोन्स एवं दांतों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये किसकी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों? तो थायरोक्सिन की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यह रक्त में कीटोन के निर्माण को घटाता है। जो हमारा रक्त में कीटोन का निर्माण होता है वह उसको घटाता है। थायरोक्सिन की बात कर रहे हैं दोस्तों। थायरोक्सिन की कमी से अब होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आता है, इसे ध्यान से समझिएगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मिक्सिडीमा की। तो मिक्सिडीमा में क्या होता है दोस्तों? मेटाबॉलिज्म क्रिया भली भांति नहीं हो पाता, फलस्वरूप हार्ट की गति एवं रक्तदाब कम हो जाता है। ये तो आम बात है दोस्तों, जब हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं अर्थात मेटाबॉलिज्म क्रियाएं अच्छी से नहीं होगी तो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का नियंत्रण सही ढंग से नहीं होगा, जिससे क्या होगा, हमारा हार्ट की गति बढ़ जाएगी एवं रक्तचाप होगा जो हमारा कम हो जाएगा, अर्थात ब्लड प्रेशर जो हमारा होगा वह कम हो जाएगा। सेकंड दोस्तों क्रेटेनिज्म में क्या होता है? इसके कारण उम्र के अनुपात में शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता। इस रोग से होता है दोस्तों ना कि अगर इस रोग किसी यंग ह्यूमन में हो जाए तो वह बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है, या फिर वह एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगता है। यही बात हमारे बुजुर्गों पर भी निर्भर होती है। वह किसके कारण होता है दोस्तों? तो वो हमारा क्रेटेनिज्म होता है। और किसकी कमी से हो रहा है दोस्तों? तो हमारा थायरोक्सिन की कमी से हो रहा है। इसलिए हम लोगों को आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हाइपोथायरिडिज्म। समान जनन कार्य बाधित हो जाता है तथा मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। जो हमारी सेक्सुअल इच्छाएं होती है दोस्तों वह हमारा खराब हो जाता है तथा मनुष्य गूंगा एवं बहरा भी हो जाता है। अब दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में आता है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो वह हमारा थायराइड ग्रंथि होता है दोस्तों, अर्थात थायरोक्सिन की कमी से होता है दोस्तों। इसके कारण थायराइड ग्रंथ का आकार बड़ा हो जाता है, फलस्वरूप गला फूल जाता है। आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारे लोगों को गला फूला रहता है दोस्तों, तो उसे ही हम लोग घेंघा रोग बोलते हैं और यह आयोडीन की कमी से होता है। अब थायरोक्सिन की ये तो कमी थी दोस्तों। अब थायरोक्सिन की अधिकता से अगर किसी में थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ जाए तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो थायरोक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन है दोस्तों? तो ये भी देख लीजिए। थायरोक्सिन की अधिक निकलने से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है कहने का मतलब है दोस्तों, जो हमारी केमिकल रिएक्शन जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है और वो बढ़ जाती है। और बढ़ जाने के कारण हमारे हार्ट की गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, नर्वस इनस्टेबिलिटी उत्पन्न हो जाता है। इस रोग को टॉक्सिक ग्वाइटर या ग्रेव्स रोग कहा जाता है।
नर्वस इनस्टेबिलिटी कहने का मतलब है दोस्तों, जब हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम ही नहीं करता है तो हमारी शरीर में होने वाली क्रिया अच्छे से नहीं होती है, और ये हमारे थायरॉक्सिन की कमी से होती है, अधिकता से होती है, सॉरी दोस्तों अधिकता से होती है। तो इस रोग को हम लोग टॉक्सिक ग्वाइटर या ग्रेव्स रोग कहा जाता है। और इसमें क्या होती है, आँख फूलकर नेत्र कोटर मतलब आई कोट से बाहर निकल जाती है दोस्तों। आँख फूलकर जो होती है ना, हमारी आई कोट से बाहर निकल जाती है, इस रोग को हम लोग एक्सपेथैल्मिया कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि आँख फूलकर जब हमारी आई कोट से बाहर निकल जाती है तो उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सपेथैल्मिया कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पाराथायराइड ग्लैंड। अब पाराथायराइड ग्लैंड क्या होता है दोस्तों, इसे हम लोग प्रावटु ग्रंथि भी बोलते हैं। यह सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड है। आप लोग एग्जाम में आएगा कि सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है दोस्तों, तो आपको याद रखना है पाराथायराइड ग्लैंड अर्थात प्रावटु ग्रंथि हमारी सबसे छोटी ग्लैंड है। इसके बारे में सर्वप्रथम सैंडस्टोर्म में 1880 में बताया था, अर्थात हम कह सकते हैं पाराथायराइड ग्लैंड की जो खोज हुई थी वह हमारा सैंडस्टोर्म में 1880 में किया था। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। किसके पीछे होती है, जो हम बताया ना ये हमारा थायराइड होता है, इसके पीछे जो होती है वही हमारा कौन सा ग्रंथि होता है, पाराथायराइड ग्लैंड होती है। इस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम है दोस्तों पाराथायराइड हार्मोन। यह हार्मोन तब मुक्त होता है जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब हमारे रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है दोस्तों तो पाराथायराइड हार्मोन बाहर की निकलता है। एक है हमारा दोस्तों कैल्सीटोनिन। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब यह हार्मोन मुक्त। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों। पाराथायराइड में क्या था, कैल्शियम की कमी हो जाती है तब निकलता है। कैल्सीटोनिन में क्या है, जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब यह निकलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ करके इसे शेयर करें, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।